वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 27 सितंबर। तो 27 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना देश भारत। देखिए, अपने देश भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने जो है स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि एटीजीएम का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर से जो है मुख्य युद्धक टैंक एमबीटी अर्जुन पर रखकर टेस्ट फायर किया गया है और यह भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगा, जिसकी जो है प्रेजेंट टाइम में एलओसी और एलसी के पार मौजूदा समय में जो है अत्यधिक आवश्यकता है। और देखिए, एंटी गाइडेड मिसाइल की बात है तो ये जो है मुख्य रूप से बख्तरबंद सैन्य वाहनों और मुख्य युद्ध टैंकों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, बात यहाँ पर अब डीआरडीओ की है तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसे जो है हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और इसका जो मोटो है संस्कृत में वो है बलस्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में जो मोटो है वो है ओरिजिन इन अ साइंस। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जोखिम सूचकांक यानी कि WRI 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 89 यानी कि 89। देखिए, WRI यानी कि विश्व जोखिम सूचकांक जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में जो है भारत 181 देशों में 89 यानी कि 89वें स्थान पर रहा है। और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चात भारत जो है जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया में चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। और देखिए, ये जारी जो इंडेक्स किया गया है इसके अनुसार गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक सुभेद्यता के कारण भारत जलवायु वास्तविकता से निपटने के लिए खराब रूप से तैयार था। भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने एक वर्ष के दौरान जो है विश्व जोखिम सूचकांक में अपनी रैंकिंग में मामूली सुधार किया है, लेकिन सभी दक्षिण एशियाई देश जलवायु आपातकाल की वास्तविकता से जो है निपटने के लिए रैंकिंग में अनुकूल क्षमता निर्माण के मामले में जो है फिसल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक पार्क योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय। देखिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जो है देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी अभी दी है। यह प्लास्टिक पार्क जो है एक औद्योगिक क्षेत्र है जो प्लास्टिक उद्यमों और इसके संबंध उद्योगों को समर्पित है। और इसके तहत जो है रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में जो है 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। आखिर इसका उद्देश्य है क्या? तो देखिए, इसका उद्देश्य जो है प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में प्रतिस्पर्धा और मूल्यवर्धन बढ़ाने के उद्देश्य से प्लास्टिक पार्क योजना शुरू की गई है और यह क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। अब देखिए, बात यहाँ पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय की है तो इसके जो प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर हैं वो हैं DB सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन RBI द्वारा जारी शहरी विकास बैंकों हेतु साइबर सुरक्षा विजन फ्रेमवर्क के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो गवर्नेंस ओवरसाइट यानी कि मजबूत सहयोग, उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण, यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो नहीं आता है वो है नो गवर्नेंस ओवरसाइट। देखिए, RBI ने जो है शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी दृष्टिकोण 2020-2023 जारी किया है। इसका उद्देश्य जो है यूसीबी की साइबर सुरक्षा की क्षमता को बढ़ाना है। और देखिए, 5 स्तंभों वाले रणनीतिक दृष्टिकोण यानी कि गार्ड के तहत जो है गवर्नेंस, ओवरसाइट, यूटाइल टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण, मजबूत सहयोग और आवश्यक IT का विकास करना, साइबर सुरक्षा कौशल विकसित करना है इसके तहत।
अब देखिए बात यहाँ पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुई। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो है आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं। तो देखिए शक्तिकांत दास जी जो हैं ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिकुन ला सुरंग का निर्माण कहां पर किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख। देखिए सिकुन ला या जो है सिंगोला के नाम से इसे जाना जाता है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है। यहाँ सबसे लंबी 13.5 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड सिकुन ला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। और देखिए सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के तहत जो है राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास लिमिटेड ने सुरंग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर निर्माण कार्य शीघ्रता से प्रारंभ कर दिया है। और देखिए ये जो सुरंग है सिंगोला और पदुम के माध्यम से मनाली और निम्मू के बीच जो है सभी मौसम सड़क संपर्क के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। यह सुरंग जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच जांस्कर घाटी में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। देखिए बात यहाँ पर अब लद्दाख की है। तो लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। और इसका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन 31 अक्टूबर 2019 में हुआ। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल हैं वो राधाकृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेज 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेगा वर्चुअल समिट कब आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर 2020। देखिए जो है जिम्मेदार एआई फॉर सोशल इन्वायरमेंट रेज यानी कि 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक मेगा वर्चुअल समिट 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2020 से आयोजित किया जाएगा। और शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा किया जाएगा। इस समिट का उद्घाटन जो है 5 अक्टूबर को हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक के दौरान जो है वैश्विक एआई उद्योग के प्रतिनिधि इसमें चर्चा करेंगे। देखिए बात यहाँ पर अब नीति आयोग की है। तो नीति की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और देखिए ये जो है इससे पहले योजना आयोग के रूप में जाना जाता था, लेकिन फिर इसको जो है नीति आयोग कर दिया गया। और देखिए इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं यानी कि चेयरपर्सन हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। अपने देश भारत के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके जो हैं अध्यक्ष होते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में वाइस चेयरपर्सन यानी कि उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के कारण शेखर बसु का निधन हो गया, वे कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग अध्यक्ष। देखिए इन्होंने जो है भारत सरकार के सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग और निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के रूप में कार्य किया। इन्होंने जो है परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक के रूप में और बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है में परमाणु रिसाइकल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीकृत फार्म मशीनरी परीक्षण पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए केंद्रीकृत कृषि मशीनरी परीक्षण पोर्टल कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शुरू किया गया है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने जो है इस पोर्टल को विकसित किया है। पोर्टल की मदद से जो है विनिर्माता अपनी मशीनों के परीक्षण की प्रगति को लागू करने, संवाद करने और निगरानी करने में सक्षम होंगे। यह पोर्टल जो है परीक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, परीक्षण समय कम करेगा और निर्माताओं और फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों के लिए परीक्षण दक्षता में सुधार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। देखिए केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की 50% तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। राज्य इन पैसों से क्वारंटाइन सुविधाएं, जांच प्रयोगशालाएं, ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र स्थापित कर पाएंगे और वेंटिलेटर व पीपीई किट भी खरीद सकेंगे।
और देखिए ये फैसला जो है सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना से सबसे प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हाल ही में हुई बातचीत के बाद लिया गया है। और इसमें जो है कोरोना संबंधित स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए राज्य आपदा राहत कोष का उपयोग 35% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है और अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए समस्त जो खर्चा है व्यय है वो भुगतान देवस्थान विभाग करेगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से जो है निःशुल्क यात्रा कराने के लिए मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की गई है। योजना में नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगा, जबकि वित्त पोषक विभाग देवस्थान विभाग होगा और योजना के तहत जो हुए समस्त व्यय के भुगतान की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की जाएगी। देखिए बात यहाँ पर अब राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका राज्य के रूप में गठन जो हुआ वो 30 मार्च 1949 में हुआ और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अशोक गहलोत और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। देखिए वित्त मंत्रालय ने जो है खुले बाजार में उधार के माध्यम से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को जो है 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। यह अनुमति जो है कोविड-19 संकट के कारण राजस्व में कमी के बीच व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को दी गई है। यह अनुमति इन राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड के कार्यान्वयन की शर्त पर मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 सितंबर। देखिए ये दिवस जो है परमाणु हथियारों को खत्म करने के लाभों के बारे में लोगों को और राष्ट्र नेताओं को शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य जो है परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को गति प्रदान करना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 2013 में 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि परमाणु उन्मूलन दिवस के रूप में घोषित किया था। देखिए इंपॉर्टेंट डे की बात है तो 26 सितंबर को ही मनाया गया यूरोपीय भाषाओं का दिवस और 26 सितंबर को ही मनाया गया विश्व बाधिर दिवस और 26 सितंबर को ही मनाया गया विश्व गर्भ निरोधक दिवस और 26 सितंबर को ही मनाया गया विश्व समुद्री दिवस। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में किसके द्वारा आयु के अनुसार फिटनेस प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही साथ उसके बारे में भी। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में आपको मिल जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।